नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज है क्लास नंबर 5 जिसमें हम यूपी जीके के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हमने वन वन स्थिति के बारे में कवर कर लिया था और दो प्रोग्राम के बारे में जैसे क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी और ऑपरेशन ग्रीन के बारे में बताया था। इससे पहले जो धार्मिक उपवन और वनों से संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में जान लिया था कि कहाँ पर कितने ज़्यादा वन है, कौन सा जिला सबसे ज़्यादा वन रखता है, कौन सा नहीं रखता है। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लिया था और बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम वन रिपोर्ट के बारे में 2021 की वन रिपोर्ट के बारे में और प्रमुख वृक्ष, उनके उपयोग और उनसे उद्योग क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में और महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, ऐसा बताया था। तो आज की क्लास में यही सब हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम एक चीज स्टार्ट करते हैं कि प्रमुख वृक्ष और उनके उपयोग क्या क्या हो सकते हैं। तो इन चीजों को देख लेते हैं। हेडिंग क्या पड़ेगी? प्रमुख वृक्ष एवं उनके उपयोग। हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग। प्रमुख वृक्ष, प्रमुख वृक्ष एवं उनके उपयोग, उनके उपयोग। तो ये हेडिंग पड़ेगी आपकी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीपीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये टारगेटेड है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर ही टारगेट करके ये बनाए जा रहे हैं वीडियो। तो आप इनको जरूर देखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होंगे। देखिए, सबसे पहले इमारती लकड़ी के रूप में किस वृक्ष का उपयोग किया जाता है? देखिए, इमारती लकड़ी होती है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जितने भी जो बेड वगैरह होते हैं, सोफा होते हैं, वो ज्यादातर इमारती लकड़ी के प्रयोग से ही बनाए जाते हैं। तो इमारती लकड़ी कहाँ से मिलती है? साल और सागौन के वृक्ष से। वृक्ष का नाम क्या है? साल और सागौन। साल और सागौन, यहाँ से क्या मिलती है? इमारती लकड़ी मिलती है, इमारती लकड़ी। इसके बाद में अगर पूछा जाए तेंदू, तेंदू का वृक्ष, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है बीड़ी बनाने में, बीड़ी बनाने में, बीड़ी बनाने में किया जाता है। इसके बाद में एक वृक्ष है खैर वृक्ष, खैर वृक्ष। खैर वृक्ष का उपयोग कहाँ किया जाता है? खैर वृक्ष का उपयोग किया जाता है कत्था की प्राप्ति के लिए। किसकी प्राप्ति के लिए? कत्था की प्राप्ति के लिए। कत्था की प्राप्ति, कत्था जानते हैं ना, जो वो पान में लगाया जाता है कत्था, तो वही है। कत्था की प्राप्ति के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? खैर वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। और वृक्ष होते हैं, दो वृक्ष होते हैं, एक होता है सैमल, सैमल का वृक्ष, और एक वृक्ष होता है गुरेल का वृक्ष। एक कौन सा होता है? गुरेल का वृक्ष। इन दोनों वृक्षों से क्या किया जाता है? जो माचिस होती है ना, माचिस की तीलियां बनाई जाती हैं। माचिस की, माचिस की तीलियां, माचिस की तीलियां बनाई जाती हैं इससे। कौन कौन से? सैमल और गुरेल वृक्ष से। इसके बाद में चीड़ का वृक्ष, चीड़ का वृक्ष, इससे क्या किया जाता है? जो तारपीन का तेल होता है, तारपीन ऑयल होता है, उसकी प्राप्ति की जाती है। तारपीन के तेल की तेल, इसका उपयोग किया जाता है। ये क्या है? ये जितने भी इधर साइड में ये लिखे हैं आपको, जैसे इमारती लकड़ी बीड़ी बनाने में, कत्था की प्राप्ति में, और माचिस की तीलियां, तारपीन का तेल, ये सब क्या है? इन वृक्षों से प्राप्त होते हैं, इन वृक्षों से प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कागज उद्योग में किसका किसका किया जाता है? बेंत एवं बांस का उपयोग किया जाता है। जो बांस के वृक्ष होते हैं, बेंत का वृक्ष होता है, उसके लिए क्या किया जाता है? कागज उद्योग में प्रयोग किया जाता है। इसके के लिए एक एक चीज और होता है, बबूल का जो वृक्ष होता है, बबूल, बबूल का वृक्ष, बबूल का वृक्ष, इस
इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? चमड़े की रंगाई के लिए, चमड़े की रंगाई के लिए किया जाता है। अच्छा, एक चीज स्पेशली इसमें ध्यान रखनी होगी, वो क्या है कि बबूल के वृक्ष की जो चमड़े की रंगाई होती है वो बबूल के वृक्ष की छाल की होती है। जो बबूल की छाल होती है ना, बबूल की छाल, बबूल की छाल, तो इसका उपयोग किया जाता है चमड़े की रंगाई के लिए। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्या है, यहीं पर साइड में लिखते हैं। अगला है, देखिए आपने नाम सुना होगा साखू वृक्ष का। अच्छा, साखू वृक्ष का नहीं सुना होगा तो महुआ का तो सुना ही होगा। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? महुआ का वृक्ष, इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इनके जो पत्ते होते हैं, इनके जो पत्ते होते हैं, इनसे पत्तल व दोना बनाया जाता है, पत्तल व दोना बनाया जाता है इनके पत्तों से, पत्तों से पत्तल व दोना बनाया जाता है। इसके बाद में साल, सागौन, इमारती लकड़ी, और इमारती लकड़ी का प्रयोग रेलवे लाइन में जो स्लीपर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, स्लीपरों के रूप में, तो उनका भी क्या है, साल हो गया, चीड़ का वृक्ष हो गया, सागौन का वृक्ष हो गया, देवदार का वृक्ष हो गया, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, इमारती लकड़ी से ही बना है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है इमारती लकड़ी, साल और सागौन। अब हम एक नजर डाल लेते हैं वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं योजनाओं के बारे में। देखिए क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, तो इसलिए इसको भी देख लेते हैं। हेडिंग पड़ेगी वनों से संबंधित, वनों से संबंधित, वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम। वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन कौन से हैं, देखते हैं। पहला देखेंगे सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम। 1979। दूसरा बांस रोपण एवं वन सुधार योजना, वन सुधार योजना 2007-2008। तीसरा देखेंगे जो महत्वपूर्ण है, वृक्षारोपण विस्तार योजना, वृक्षारोपण विस्तार योजना, ये भी 2007-2008। चौथी जो इम्पोर्टेंट है, वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना, वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना, ये कब है? 2007-2008। इसके बाद में एक एक दो इम्पोर्टेंट और हैं, जैसे कि एक, हाँ एक ये याद और कर लीजिए, संयुक्त वन प्रबंधन, संयुक्त वन प्रबंधन, संयुक्त वन प्रबंधन ये हुई थी 1992 में, 1992 में संयुक्त वन प्रबंधन। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम 2005-6 में हुआ था। सामाजिक वानिकी 1979 में, जो ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि विश्व बैंक के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई थी एक तो, और भारत में सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1976 में हुआ था। राष्ट्रीय कृषि आयोग भारत सरकार द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा किया गया था, जो कि राष्ट्रीय कृषि आयोग किसके अंडर में है? भारत सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है। 1976 में
सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया गया था। और सामाजिक वानिकी का उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण के लिए वनों का रोपण या प्रबंधन या संरक्षण एवं विस्तारीकरण करना। तो ये सामाजिक वानिकी का मतलब है। तेंदुपत्ता संग्रहण एवं निवारण योजना 1983 में जो आई थी, उसमें राज्य के प्रमुख रूप से तेंदुपत्ता, जैसे मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, महाराजगंज, ये ऐसे जिले हैं जहां पर तेंदू का वृक्ष होता है। तो इसीलिए तेंदुपत्ता संग्रहण एवं निवारण योजना 1983 में लाई गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी जिनके बारे में हमें याद रखना है। अक्सर कर क्वेश्चन आ जाता है इससे। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहां पर हुई थी? कहां पर हुई थी? कानपुर में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में हुई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको नोट करेंगे, एक नोट डाल लेंगे और नोट कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। कहां पर हुई थी? कानपुर में हुई थी। कानपुर में उत्तर प्रदेश वन प्रशिक्षण संस्थान है। याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। अब अगर चर्चा कर लें उत्तर प्रदेश की वन नीतियों के बारे में, किसके बारे में चर्चा कर लें? उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की वन नीतियां। उत्तर प्रदेश की वन नीतियों के बारे में चर्चा कर लें तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे? देखिए, प्रथम वन नीति कब आई थी, इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली है पहले से ही एक बार। अगर हम और चर्चा करना चाहें तो देखिए, प्रथम वन नीति, प्रथम वन नीति कब आई थी? वन नीति पता होगा आपको, प्रथम वन नीति आई थी 1952 में। और द्वितीय वन नीति कब आई थी? द्वितीय द्वितीय वन नीति आई थी 1988 में, 1988 में। अगर उत्तर प्रदेश में वन नीति का संचालन कब से हुआ था? उत्तर प्रदेश में वन नीति का संचालन जो हुआ था वो इसी टाइम से हुआ था। उत्तर प्रदेश में वन नीति का संचालन, वन नीति का संचालन, उत्तर प्रदेश में वन नीति का संचालन जो हुआ था वो 1988 से ही हुआ था। अगर उत्तर प्रदेश में वन नीतियों की वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा की जाए, किसके बारे में चर्चा की जाए? वर्तमान स्थिति के बारे में, तो क्या होगी वर्तमान स्थिति, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो वर्तमान स्थिति, राज्य वन नीति, राज्य वन नीति, राज्य वन नीति 19 सॉरी, इसको भी रहने देते हैं क्योंकि जो वन नीति 2021 के बारे में पढ़ना है, इसको हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। वन नीति 2021 के बारे में पढ़ेंगे, उससे ज्यादा बेटर रहेगा। एक नोट और लिखेंगे, जैसे ये वाला नोट था, एक नोट और रहेगा आपका। वो क्या रहेगा? वन अनुसंधान प्रयोगशाला, वन अनुसंधान प्रयोगशाला, वन अनुसंधान प्रयोगशाला कहां पर है? देहरादून में है। देहरादून में वन अनुसंधान प्रयोगशाला है। इस चीज को आप लोग नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब उत्तर प्रदेश ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन तो मान के चलिए आ ही जाता है अक्सर कर। वनों पर आधारित वनों पर आधारित प्रमुख उद्योग एवं संबंधित जिले, उत्तर प्रदेश के संबंधित जिले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला किस उद्योग से संबंधित है यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। आखिर वनों पर आधारित है तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए इसमें जो सबसे पहला है, अगर बात कर लिया जाए कागज उद्योग की, किसकी बात कर ली जाए, कागज उद्योग की, तो कागज उद्योग में कौन कौन सा आ जाता है, सहारनपुर जिला आ जाता है। कौन सा जिला आ जाता है, सहारनपुर। अगर बात कर ली जाए लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने के लिए कौन सा वो आ जाता है जिला, लकड़ी के खिलौने आपको सोनभद्र वाराणसी में देखने को मिलेंगे। खेल का सामान, खेल का सामान ये आपको मेरठ में देखने को मिलेगा, खेल का सामान। इसके बाद में बीड़ी हो गया, चीनी हो गई, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी के खिलौने, ये आपको कहां पर, मिर्जापुर, झांसी, बरेली, सहारनपुर में देखने को मिलेंगे। इनको भी नोट कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ये कहां पर कागज उद्योग, सहारनपुर बताया था, सहारनपुर। लकड़ी के खिलौने सोनभद्र वाराणसी, सोनभद्र वाराणसी, सोनभद्र और वाराणसी। खेल का सामान आपको मेरठ में देखने को मिलेगा। और ये आपको बीड़ी और चीनी मिट्टी के खिलौने मिर्जापुर हो गया, झांसी हो गया, बरेली हो गया और सहारनपुर। और क्या हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा। इसके बाद में और भी कौन कौन से हैं, जैसे कि बेत हो गया, फर्नीचर हो गया, माचिस हो गया, कत्था हो गया, प्लाईवुड हो गया। तो ये सब आपको बरेली, नजीबाबाद एवं ज्वालापुर में देखने को मिलेंगे। कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ज्वालापुर में देखने को मिलेंगे। बस ये इतने ही याद रखिए, इतने ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात करते हैं वन रिपोर्ट के बारे में, उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके बारे में देखेंगे, उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट के बारे में। उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट ISFR 2021। ISFR 2021 इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, जिसमें कौन से स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ये सब चीजें देखिए स्टार्टिंग में जो मैंने पढ़ाया था, स्टार्टिंग में जो भी चीजें बताई थी ये सब चीजें ज्यादातर पढ़ चुके हैं। ये देखिए आपका देखने को मिलेगा कि ये हम जो भी पढ़ने हैं, वृक्षाधन, वन एवं वृक्षाधन कितना है, वनाच्छादन कितना है उत्तर प्रदेश में, वो सभी चीजें हम ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। जो चीजें पढ़ चुके हैं वो नहीं पढ़ेंगे, बची हुई चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। जिसमें से सबसे पहले तो देखते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्रफल 33.33% वन रहना अनिवार्य है। कितना है, 33.33% वन रहना अनिवार्य है। ये राष्ट्रीय वन नीति 1988 में डिसाइड किया गया था। उसके अनुसार बताया गया था कि 33.33% वृक्ष रहना बिल्कुल अनिवार्य होना चाहिए। इसके बाद में अगर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो कितना है, 2,40,958
228 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, एरिया है। और इसमें अगर बनावरण की बात की जाए, किसकी बात की जाए, बनावरण की बात की जाए, तो बनावरण कितना है, कितना बनावरण है, यानी 6.15% क्या है, ये बनावरण है, ये क्या है, बनावरण है। यहीं पर अगर 6.15% कैसे है, ये चीज अगर पूछ लिया जाए तो आप बताइएगा इसका 6.15% कितना हो जाएगा, 14,817, 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। ये इसका जो क्षेत्रफल है, ये इक्वल है किसके, इसके इक्वल है, 6.15% के इक्वल है, इतना बनावरण है। और अति सघन वन कितने हैं, अति सघन वन, अति सघन वन, अति सघन वन, ये अगर पूछा जाए तो अति सघन वन 1.09% है, या कह सकते हैं 2,627 वर्ग किलोमीटर, 2,627 वर्ग किलोमीटर अति सघन वन है। मध्यम सघन वन कितने हैं, ये सभी परसेंटेज वाले जो पॉइंट हैं वो हम पढ़ चुके हैं, परसेंटेज वाले पॉइंट पढ़ चुके हैं। तो अभी विशेषतर ध्यान देना है कि हमें किस चीज पर ध्यान देना है। तो 4,029 वर्ग किलोमीटर, 4,029 वर्ग किलोमीटर ये क्या है, ये आपके मध्यम सघन वन हैं। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 1.69% हो जाएगा, 1.69% हो जाएगा। खुले वन की बात कर ली जाए, खुले वन का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो खुले वन कितने हैं, 3.39% हैं खुले वन। और अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 8,162 वर्ग किलोमीटर इसका खुले वन का क्षेत्रफल हो जाएगा। वहीं अगर झाड़ियों की बात कर ली जाए कि झाड़ियां कितनी हैं, तो झाड़ियां 0.23% हैं। क्षेत्रफल की बात कर ली जाए तो 563.38 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। बाकी न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले, अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले जिले, न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले, अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले, इन सभी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वन भावर एवं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, याद रखिएगा कहां पर पाए जाते हैं, भावर एवं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। चलिए अब एक दो चीजें और देख लेते हैं वन्य जीवों के बारे में, वन्य जीव विहार के बारे में, वन्य जीव के बारे में देख लेते हैं। देखिए पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा, इसको यहां से डिवाइड कर देते हैं, अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। भारत का पहला पॉइंट क्या है, भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क, वन्य जीव पार्क कहां पर है, ग्रेटर नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा। और ग्रेटर नोएडा में जो कौन सा पार्क है, नाइट सफारी पार्क, नाइट सफारी पार्क, नाइट सफारी पार्क है। ये भारत का एकमात्र जो रात्रि वन्यजीव पार्क है। एक चीज और देखेंगे, चंबल नदी, अभी शायद उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में भी पढ़ना रह गया होगा, तो उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। फिलहाल में इसमें जो कुछ दो पॉइंट हैं इसीलिए मैंने इसको लिया है। क्या क्या है, पहला पॉइंट है देश का, देश का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य, घड़ियाल अभयारण्य,
देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है देश का देश का पहला देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र। देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र। देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र, ये कहां पर है? ये चंबल नदी पे। इसके बाद में 2-3 पॉइंट और क्या याद रखने होते हैं आपको। अगला पॉइंट है मयूर संरक्षण केंद्र। मयूर संरक्षण केंद्र। मयूर संरक्षण केंद्र ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? वृंदावन में देखने को मिलेगा। और भालुओं के पुनर्वास के लिए भालुओं के पुनर्वास के लिए रेस्क्यू सेंटर ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा? मथुरा में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कोई है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, वो है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, एक चीज और पूछ ली जा सकती है इसमें से कि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 1977 में ये घोषित किया गया था कि यह राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाए। कब किया गया था? 1977 में। इसके बाद में अब बात करते हैं टाइगर रिजर्व के बारे में। टाइगर रिजर्व, तो जो पहला वो कौन सा है? दुधवा। ये पहला राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है जो कब किया गया था? 1987 में किया गया था। दूसरा कौन सा है? दूसरा है अमनगढ़ और बिजनौर ये कब किया गया था? ये किया गया था 2012 में। तो तीसरा कौन सा है सर? तीसरा है चित्रकूट में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य है। चित्रकूट रानीपुर वन्यजीव विहार, ये तीसरा है। ये कब किया गया था? ये किया गया था 2022 में। ये सबसे लेटेस्ट है, याद रखिएगा। इसके बाद में एलिफेंट रिजर्व की बात की जाए। एलिफेंट रिजर्व, तो एलिफेंट रिजर्व में एक तो हो जाएगा सहारनपुर व बिजनौर वाला। सहारनपुर व बिजनौर ये है 2009 का। एक हो जाएगा दुधवा व पीलीभीत, ये है 2022 का। तो ये है 2022 का। ये आपको याद रखने होंगे दो हाथी रिजर्व के बारे में।
इसके बाद में अब हम चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव विहार के बारे में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव विहार। वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव विहार के बारे में चर्चा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख वन्यजीव विहार कौन कौन से हैं उनके बारे में देख लेते हैं एक बार। पहला देखेंगे कौन सा है। पहला है चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। पहला है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। ये कहाँ पर पड़ता है? चंदौली जिले में पड़ता है। चंदौली जिले में 1957 में उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार भी यही है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। इसके बाद में किशनपुर वन्यजीव विहार। किशनपुर वन्यजीव विहार। वन्यजीव विहार ये लखीमपुर खीरी में देखने को मिलेगा और ये घोषित हुआ था 1972 में। तीसरा है करतनिया घाट। करतनिया घाट वन्यजीव विहार। वन्यजीव विहार ये आपको देखने को मिलेगा बहराइच जिले में। बहराइच। बस यही दो इंपॉर्टेंट हैं जिनके आपको ईयर भी याद रख लेने हैं, बाकी इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, वैसे पूछे तो इनके भी नहीं जाएंगे। फिर आएगा रानीपुर। रानीपुर वन्यजीव विहार ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ये चित्रकूट में भी थोड़ी देर पहले ही बताया था, रानीपुर वन्यजीव विहार। रानीपुर के बाद में आएगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये आपको ललितपुर में देखने को मिलेगा। ललितपुर। इसके बाद में कैमूर। कैमूर वन्यजीव विहार। कैमूर वन्यजीव विहार। वन्यजीव विहार। कैमूर वन्यजीव विहार ये मिर्जापुर और सोनभद्र में देखने को मिलेगा, संयुक्त है मिर्जापुर और सोनभद्र। कैमूर। कैमूर के बाद में आपको सोहागी बरवा वन्यजीव विहार। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार ये आपको महाराजगंज में देखने को मिलेगा। महाराजगंज। महाराजगंज। महाराजगंज किसका बॉर्डर शेयर करता है? नेपाल का भी, नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। अच्छा एक चीज और है, आपको पता होना चाहिए कि वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश में है कितने? 11 वन्यजीव विहार हैं उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। कितने हैं? 11 वन्यजीव विहार हैं। महावीर स्वामी 1977 में। महावीर स्वामी कब देखने को कब घोषणा होती है इसकी? 1977 में। कैमूर की कब होती है? 1982 में होती है। और सोहागी बरवा की 1987 में। 1987 में सुहागी बरवा की। इसके बाद में अगर रानीपुर की बात की जाए तो रानीपुर का थोड़ा सा याद, रानीपुर का 1977 ही है, 1977। करतनिया घाट की, कतरनिया घाट ये इसकी कब होती है? इसकी होती है 1975 में। 1975 में इसकी स्थापना होती है, 1975 में, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है।
इसके बाद में सुहागी बरवा के बाद में आपको देखने को मिलेगा पीलीभीत। पीलीभीत वन्यजीव विहार। वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है? ये आपको पीलीभीत में ही देखने को मिलेगा। पीलीभीत, पीलीभीत में ही देखने को मिलेगा। अब इसकी स्थापना कब होती है? पीलीभीत, पीलीभीत वन्यजीव विहार, इसको कंफर्म करके बताएंगे, कुछ मिस्टेक हो रही है इससे पीलीभीत वाले में। अगला है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य भी आ जाएगा, हस्तिनापुर भी आ जाएगा, और सोहेलेवा वन्यजीव विहार। कौन सा? सोहेलेवा वन्यजीव विहार। तो और कछुआ वन्यजीव विहार, ये सब आ जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट इतने ही हैं जितने मैंने आपको बताए हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 8 बता दिए, 8 ये महत्वपूर्ण है। 3 जो बता रहा हूँ, जैसे हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। और एक बार एक काम करते हैं कि लिस्टिंग देख लेते हैं। इनमें लिस्टिंग में आपको याद रखना होगा, एक एक करके नाम बता देंगे बस, बाकी आप लोग देखते रहिए। देखिए यहीं पर देखते हैं। सबसे पहला चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। वन्यजीव विहार तो पहला कौन सा है? पहला है चंद्रप्रभा। दूसरा कौन सा है? कछुआ वन्यजीव विहार, नाम है इसका। तीसरा कौन सा है? किशनपुर वन्यजीव विहार। किशनपुर वन्यजीव विहार। चौथा कौन सा है? रानीपुर। पांचवा कौन सा है? पांचवा है कतरनिया घाट या करतनिया घाट। करतनिया घाट, करतनिया घाट वन्यजीव विहार। छठा कौन सा है? सोहेलेवा वन्यजीव विहार। सोहेलेवा वन्यजीव विहार। सातवां कौन सा है? सुहागी बरवा वन्यजीव विहार। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार। आठवां कौन सा है? कैमूर वन्यजीव विहार। कैमूर वन्यजीव विहार। नौवां कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। 10वां कौन सा है? 10वां हो जाएगा महावीर स्वामी, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। 11वां कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, जो चंबल नदी मैंने बताया था एक, उसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो ये आपके 11 वन्यजीव विहार हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 11 वन्यजीव विहार हो जाएंगे, जिसमें पहला ये चंद्रप्रभा पड़ेगा चंदौली जिले में। कछुआ आपका पड़ेगा वाराणसी में। किशनपुर लखीमपुर खीरी में। रानीपुर बांदा में पड़ेगा। करतनिया घाट आपका बहराइच में देखने को मिलेगा। सोहेलेवा बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती में देखने को मिलेगा। और सुहागी बरवा ये आपको महाराजगंज में, और कैमूर मिर्जापुर सोनभद्र में, और ये हस्तिनापुर आपको मेरठ हापुड़ बिजनौर अमरोहा मुजफ्फरनगर में देखने को मिलेगा। महावीर स्वामी ललितपुर में, और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार ये आपको आगरा एवं इटावा में देखने को मिलेगा। आगरा एवं इटावा में। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहार कितने हैं पूछा जाए? 11 हैं। उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार कितने हैं? उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार कितने हैं? तो बताइएगा सर 14 हैं। कितने हैं? उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार 14 पक्षी विहार हैं। कौन कौन सा? जो सबसे पहला पक्षी विहार है वो है शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी वन्यजीव विहार, उन्नाव। पहला है ये, उन्नाव में स्थिति है इसकी। उन्नाव जिले में देखने को मिलता है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी वन्यजीव विहार। तो याद रखिएगा, इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। चलिए एक बार क्या करते हैं, इसकी भी लिस्ट देख लेते हैं।
इसको आप अच्छी ढंग से लिख लीजिएगा, इसको आप क्या करिएगा, अच्छे ढंग से लिख लीजिएगा। जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो इसको मैं अच्छे से लिख कर सेंड कर दूंगा, क्योंकि इसको कायदे से लिख दूंगा यहाँ पर, बहुत ही अच्छे तरीके से लिख दूंगा जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो एक काम करते हैं, इसको तो अच्छा लिख ही लेते हैं बाद में, पश्चिम बिहार को। हेडिंग क्या पड़ेगी, पश्चिम बिहार। कितने हैं, 14 हैं। जिसमें से पहला देखिए कौन सा है, पहला है शहीद चंद्रशेखर आजाद, जिसको नवाबगंज के नाम से भी जानते हैं, नवाबगंज, पश्चिम बिहार, पश्चिम बिहार। दूसरा कौन सा है, समसपुर, समसपुर पश्चिम बिहार। तीसरा कौन सा है, पटना पश्चिम बिहार, पटना पश्चिम बिहार। चौथा कौन सा है, लाखबहोसी पश्चिम बिहार, लाखबहोसी पश्चिम बिहार। पांचवा कौन सा है, शांडी पश्चिम बिहार, छठा कौन सा है, ओखला पश्चिम बिहार, ओखला पश्चिम बिहार। सातवां कौन सा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार। आठवां कौन सा है, विजय सागर पश्चिम बिहार, विजय सागर पश्चिम बिहार। नौवां कौन सा है, पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार। दसवां कौन सा है, सूर सरोवर, सूर सरोवर पश्चिम बिहार। 11वां कौन सा है, समन पश्चिम बिहार। 12वां कौन सा है, बखीरा पश्चिम बिहार। और 13वां कौन सा है, शेखा झील, शेखा झील पश्चिम बिहार। और 14 नंबर पर आ जाएगा सुरहा ताल, सुरहा ताल, सुरहा ताल पश्चिम बिहार, जिसको जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार के नाम से भी जानते हैं। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार, इसको जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार के नाम से भी जानते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कौन कौन से जिले में है। तो जो शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पश्चिम बिहार है, ये सबसे पहला पश्चिम बिहार है प्रदेश का। ये उन्नाव जिले में देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा, उन्नाव जिले में देखने को मिलेगा। और ये इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। 2.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ ये पश्चिम बिहार है। कितना है, 2.25 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में फैला ये पश्चिम बिहार है। इसके बाद में समसपुर, समसपुर पश्चिम बिहार, ये रायबरेली में देखने को मिलेगा। कहाँ पर, रायबरेली में, रायबरेली में ये पश्चिम बिहार आपको देखने को मिलेगा, रायबरेली में। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1987 1987 को हुई थी। पटना पश्चिम बिहार, यह आपको एटा जिले में देखने को मिलेगा।
एटा जिले में, और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इसके बाद में लाख बहोसी पक्षी विहार, ये आपको कन्नौज जिले में देखने को मिलेगा। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में। और प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है ये। कैसा है? प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, लाख बहोसी पक्षी विहार। यह प्रदेश का, ये अगर पहला है, ये कैसा है? पहला है, तो यह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। और बाकी सबसे अंतिम कौन सा है, वो तो आप सन के हिसाब से जान ही ले आएंगे। सांडी पक्षी विहार, तो ये आपको हरदोई में देखने को मिलेगा, हरदोई जिले में। और हरदोई जिले में इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। 1988 में देखने को मिले। अगर लाख बहोसी पक्षी विहार सबसे बड़ा है तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 80.24 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, याद रखिएगा। ओखला पक्षी विहार, वन्यजीव विहार, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? आपको गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिलेगा, और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। डॉक्टर भीमराव, ये आपको प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में देखने को मिलेगा, और इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। विजय सागर पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार महोबा में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? महोबा में। स्थापना इसकी 1990 में। और पार्वती अरेगा गोंडा जिले में देखने को मिलेगा, स्थापना 1990 में। इसके बाद में सूर सरोवर आगरा और इटावा में संयुक्त रूप से देखने को मिलेगा। आगरा एवं इटावा, आगरा एवं इटावा 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1991 में। समन पक्षी विहार, ये आपको मैनपुरी में देखने को मिलेगा, मैनपुरी में, और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। बखीरा पक्षी विहार, ये आपको संत कबीर नगर में देखने को मिलेगा, संत कबीर नगर, और इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। शेखा झील, ये आपको अलीगढ़ में देखने को मिलेगा, अलीगढ़ में, और ये अभी तक प्रस्तावित है, मतलब अभी बन रहा है, तैयार हो रहा है। बलिया, जो सुरहा ताल है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बलिया में देखने को मिलेगा 1991 में। और हाल ही में बना हुआ या बन रहा, जो जो तैयार हो रहा है, वो कौन सा पक्षी विहार है? शेखा झील पक्षी विहार है, अलीगढ़ में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? अलीगढ़ में, याद रखिएगा। देखिए, पक्षी विहार से संबंधित मैंने तथ्यों को देखा। किससे संबंधित? पक्षी विहार से संबंधित तथ्यों को तो देख लिया। अब एक बार इनसे संबंधित पक्षी विहार और वन्यजीव विहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में परिवहन, हेडिंग क्या पड़ेगी? यहां पर डाल लीजिए प्रमुख तथ्य, प्रमुख तथ्य। पहला देखिए क्या हो सकता है। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो वन्यजीव विहार है वह कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। इसके बाद में दूसरा पॉइंट, सबसे छोटा वन्यजीव विहार, सबसे छोटा वन्यजीव विहार, तो सबसे छोटा है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। राज्य का प्रथम चंद्रप्रभा है, पहले ही बता दिया था।
राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार। राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा झील। शेखा झील है। और सबसे बड़ा लाख बहोसी। लाख बहोसी। राज्य का पहला राज्य का पहला राज्य का पहला पक्षी विहार नवाबगंज या चंद्रशेखर आजाद। नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार या चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। देश का एकमात्र कछुआ अभयारण्य वाराणसी में है। कछुआ पक्षी विहार के नाम से है, याद रखिएगा। बहुत ही कछुआ वन्यजीव विहार के अभयारण्य के नाम से है। एकमात्र कछुआ वन्यजीव अभयारण्य है, एकमात्र। राज्य का प्रथम जटायु या गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र महाराजगंज में है। कहाँ पर है? महाराजगंज में है। तो ये चीज याद रखिएगा, याद रखने वाली बात है, तो याद रखिएगा। और नोट करना चाहें तो अपने नोट्स में इसको इंक्लूड कर लीजिए। गिद्ध या जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र महाराजगंज में। तो ये रहे आपके कुछ महत्वपूर्ण वन्यजीव एवं पक्षी विहार। और आज के इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परिवहन के बारे में। उत्तर प्रदेश में परिवहन, जो रोड ट्रांसपोर्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके साथ ही साथ में कला उत्सव, मेले, पर्वत एवं बोलियों के बारे में भी पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।